Shri Anurag Vajpayee sir, OSD to CM, who is present here. Shri Dinesh Sharma sir, OSD to CM, who is also present here. I would also like to welcome all the officials from IT department posted in different departments who have come here to attend this meeting. So today we have gathered for a very important discussion on two portals. One is Chief Minister's Information System, which is a decision support system for the senior management to take decisions on the important announcements, directions, cabinet decisions, etc. by the senior officials of the state. Then another one is Jan Kalyan portal, which is a public welfare portal launched almost a year back. So as you all know, we have been updated the information in Jan Kalyan portal. It has become a multi-purpose portal now. And this has become a very significant portal for display of public information from all the government departments and districts. So this is one umbrella for displaying all the compiled information of entire government of Rajasthan under one roof. Based on the requirements from the system and from the individual departments, we have been doing the updations and enhancements in the system from time to time, and which has also been communicated to you all. So in short, I would say that we all play a very important role in displaying the public information and reaching to the common man in a very short span of time. So now I would like Rajesh Saini sir to highlight more on the agenda and the further discussions. Good morning. आज की जो मीटिंग है, मीटिंग का जो मेन एजेंडा है उसमें ये कि चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप सारे लोग काम कर रहे हैं और वो जो पोर्टल बना हुआ है वो अजाइल प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। तो उस चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम को नया .NET के अंदर कन्वर्ट करके नया सिस्टम बना दिया गया है, जिसको कि अभी हम लोग आप लोगों को सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और CMIS की एक मोबाइल ऐप भी बनी है, वो सारी मोबाइल ऐप के लिंक भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जिससे कि आप मोबाइल ऐप पे भी CMIS का सारा स्टेटस देख सकते हैं। तो ये इसका CMIS का पार्ट हुआ। और CMIS के जितने भी बजट अनाउंसमेंट, कैबिनेट डिसीजन, जन घोषणा पत्र, CM अनाउंसमेंट है या CM डायरेक्शंस है, उन सबकी कंप्लायंसेस आप अभी जन कल्याण में अपडेट कर रहे हैं। तो हमने जो एक नया सिस्टम बनाया, उस नए सिस्टम में ये किया कि हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी ये सारे कंटेंट्स विजिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इनको सबको हमने गुड गवर्नेंस कैटेगरी में रखा है कि जिसमें बजट अनाउंसमेंट एंड बजट अनाउंसमेंट की कंप्लायंसेस, क्योंकि सारी कंप्लायंसेस आप जन कल्याण पोर्टल में भी अपडेट कर रहे हैं, बट वो पब्लिक के लिए विजिबल नहीं है। पब्लिक के लिए विजिबल है, अलग अलग पीस मील में विजिबल है। तो उस सारी इंफॉर्मेशन को जब हमने एक बजट अनाउंसमेंट का जो मॉड्यूल बनाया है उसमें एक हमने कंप्लायंसेस का बटन डाला है। उस बटन पे क्लिक करके सारी कंप्लायंसेस जो भी बजट अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग हुई है वो सारी आप सिटीजन को एक साथ दिखा सकते हैं, आपके अपने पोर्टल पर दिखा सकते हैं। सेकंड कैबिनेट डिसीजंस है, इसी तरह से जन घोषणा पत्र, CM अनाउंसमेंट्स भी है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल अचीवमेंट्स या डिस्ट्रिक्ट अचीवमेंट्स। तो साल में एक बार या 2 बार इस तरह की एक्टिविटी होती है कि आपको जब अभी गवर्नमेंट के 3 इयर्स कंप्लीट हुए थे या 2 इयर्स कंप्लीट हुए थे, तो सभी डिपार्टमेंट्स को अपने अपने अचीवमेंट्स को CM ऑफिस में भेजना होता है। तो उन सारे अचीवमेंट्स को हमने कंपाइल करके जन कल्याण पोर्टल में डाल दिया है और उन सारे अचीवमेंट्स को 7 कैटेगरीज में ब्रेक किया हुआ है। वो आप ही के ऑफिस से वो फाइल्स बन के आती हैं, वर्ड फाइल, उनको सबको हमने आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर विजिबल कराने का एक सिस्टम बना लिया है। तो वो सारे अचीवमेंट जो आपके डिपार्टमेंट के हैं वो आप हमेशा अपडेट कर पाएंगे आगे से। तो उसका भी हमने प्रोविजन बना दिया है जन कल्याण में। नेक्स्ट है न्यू इनिशिएटिव्स, जो भी आपके डिपार्टमेंट के नवाचार किए गए हैं, इनोवेशंस हुए, उन सारे इनोवेशंस को भी आप अपनी वेबसाइट पर विजिबल करा सकते हैं। करंटली ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण पोर्टल पर ही अवेलेबल है और ये जन कल्याण मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। बट अब जो नया सिस्टम बना है उस नए सिस्टम में वो सारी इंफॉर्मेशन आप अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी दिखा सकते हैं, या जो जन कल्याण पोर्टल के थ्रू आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट बनाई गई है उस पर भी वो विजिबल हो जाएगा। इसी तरह से स्कीम्स और सर्विसेज और फ्लैगशिप स्कीम्स है, ये सारी स्कीम्स जन कल्याण पोर्टल पर है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी है और जन कल्याण पर भी है। तो जन कल्याण पे आपको अपडेट करना मैंडेटरी है,
तो कई बार ये हो रहा है कि आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे या तो अधूरी इन्फॉर्मेशन है या जन कल्याण पे अधूरी इन्फॉर्मेशन है, दोनों इन्फॉर्मेशन सिंक में रहे, उस पर्पज से ये मॉड्यूल बनाया गया है स्कीम्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसी तरह से प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स है, सारे डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स होते हैं जो कि CMIS, जन घोषणा पत्र, कैबिनेट डिसीजन, इन सभी के कंप्लायंसेस में होते हैं। उन सबको भी डिस्ट्रिक्ट वाइज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, प्रोजेक्ट कैटेगरी वाइज, वर्क टाइप वाइज हम व्यू करा सकते हैं। और सक्सेस स्टोरीज है, डिपार्टमेंट की सक्सेस स्टोरीज का कंपाइलेशन भी इसमें किया हुआ है। तो आपके डिपार्टमेंट की जो भी सक्सेस स्टोरीज है आप अपनी वेबसाइट पर भी दिखा सकते हैं। करंटली जो DIPR के द्वारा पब्लिश मटेरियल है सक्सेस स्टोरीज का, वो वेबसाइट और मोबाइल ऐप पे विजिबल है। और नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी मॉड्यूल है, जिसमें कि आपके डिपार्टमेंट में बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी हैं उनको सबको कंपाइल करके सिटीजन के लिए भी व्यू कराया जा सकता है। इसी तरह से इनॉग्रेशंस में लोकार्पण और शिलान्यास है, जो भी ऑनरेबल CM सर या ऑनरेबल मिनिस्टर्स के द्वारा किए जा रहे हैं, उनको सबको भी हमें वेबसाइट पर दिखाया जाना मैंडेटरी है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो इनॉग्रेशन से रिलेटेड है, ये DIPR के पोर्टल पर भी आती है और DIPR से उसकी ज्यादातर एंट्रीज DIPR से होती है। इसी के बाद नेक्स्ट है मीडिया गैलरी है, जिसमें कि फोटो गैलरी और वीडियो गैलरी ऑफ इवेंट्स है। जो भी इवेंट ऑनरेबल CM सर का या ऑनरेबल मिनिस्टर्स का होता है, उनमें जिनकी उनकी स्पीचेस भी होती हैं, वो सारी कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन अभी करंटली जन कल्याण पोर्टल पर अवेलेबल है। और जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, पोस्टर्स आते हैं, वो सारे भी जन कल्याण पोर्टल पर सेंट्रलाइज फॉर्म में अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का कोई एडवर्टाइजमेंट हो या पोस्टर हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, इन सारी इंफॉर्मेशन को लेके हमने आपके डिपार्टमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स के हमने वेब पोर्टल्स भी बनाए हैं, जिसको कि हम अभी आपको डेमो करके दिखाएंगे। अगर आपको लगता है तो आप उस पोर्टल को अडॉप्ट कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, या फिर इन सारे फीचर्स की वेब सर्विसेज के थ्रू आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आप दिखा सकते हो, ताकि डबल एंट्री ना करनी पड़े। अदरवाइज ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप अपनी वेबसाइट पर भी डालोगे और जन कल्याण पर भी डालोगे तो डबल एंट्री होगी, जिससे कि अपना काम बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, हमने एक साइट पॉपअप बना रखा है, जो कि पॉपअप सभी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर विजिबल होता है, ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर विजिबल होता है। और DITC में जो वेबसाइट सेल है वो इस कोशिश में है कि सारे डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट पर वो पॉपअप विजिबल हो जाए। तो वो भी एक एक्टिविटी पैरेलल चल रही है, अभी उसमें कुछ डिपार्टमेंट रह रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ है कि हर वेबसाइट पर एक साइड में एक कंटेंट की बार आएगी, जिससे कि DIPR में जो भी मटेरियल उनको सभी वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा, वो उस कंटेंट में ऐड करेंगे, तो वो सभी वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा। और वो किस तरह से डिस्प्ले होगा वो भी आपको हम लोग अभी डेमो करके बता देंगे। तो ये आज की जो मीटिंग है उसका मेन एजेंडा है। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा है कि जो सोशल मीडिया है, कि आपके डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसके अलावा आपके सोशल मीडिया में फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर या इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैं। तो उन सारे अकाउंट पे आप किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको पब्लिश करनी चाहिए, कहां से आपको उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए, और उसका कंटेंट कहां से आपको मिलेगा, उस कंटेंट को आपको कैसे अप्रूव कराना है, उसके लिए उसकी जो कंटेंट है वो भी हमारे मीटिंग का एजेंडा का एक मेन पार्ट है। थैंक यू। Now I would like to invite Anurag Vajpayee sir for his address. माननीय संदेश नायक जी, दिनेश शर्मा जी, सैनी साहब और IT से जुड़े हमारे सभी साथियों, जैसा कि अभी सैनी जी ने बताया कि कंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज का। जो आपकी वेबसाइट्स हैं, सरकार की 2-3 जो पोर्टल्स हैं और वेबसाइट्स हैं, नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से उसमें सारे कंटेंट को डिस्प्ले किया गया है। मेरा जो मकसद है और जो मुझे जिस विषय पर बोलना है वो बात सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से रिलेटेड है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर बहुत कम समय में हमको उसको फैलाना है तो उसका एकमात्र जरिया सोशल मीडिया है। न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ज्यादा ये फास्ट है, न्यूज़पेपर प्रिंट से तो खैर बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है कि जब हम किसी चीज को सेकंड्स में फैलाने की ताकत जिस मीडिया में है, उसमें कंफ्यूजन की स्थिति की गुंजाइश भी उतनी ही ज्यादा है। तो हमको पहली बात तो यह है कि बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होता है सोशल मीडिया पर। जब कोई भी काम हम लोग अगर कर रहे हैं तो हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत होती है कि किसी भी तरह का कोई संशय या भ्रम की स्थिति पैदा ना हो जाए। 4 तरह के हैंडल्स पर, जैसा कि अभी मैंने देखा है, काम हम लोग कर रहे हैं DIPR के लेवल पर भी,
फेसबुक पर हम लोग काम करते हैं, ट्विटर पर करते हैं, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि जब भी आप इन 4 मीडिया के लिए, 4 प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करें, तो हर मीडिया की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर माध्यम जो होता है, हर मीडिया, उसकी अपनी कुछ जरूरतें होती हैं। हमको उसी के अनुरूप, उसको ध्यान में रखते हुए, उस मीडिया की जो सीमाएं हैं और उसकी जो खूबियां हैं, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए कोई काम करना होता है। जैसे अगर हम YouTube की बात करें, आज के समय में सबसे सशक्त माध्यम किसी भी चीज को अगर आगे तक भेजने का है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम हो, चाहे कोई समाचार हो, चाहे कोई एंटरटेनमेंट की चीज हो, कोई भी चीज हो, तो 2 माध्यम इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं कि या तो हम किसी चीज को व्हाट्सएप के थ्रू भेजें या यूट्यूब के थ्रू भेजें। इन्हें इस समय सबसे ज्यादा लोग एक्सेस करते हैं अगर डेटा से भी देखें तो। और तीसरा जो अपकमिंग है वो इंस्टाग्राम है। तो जब भी हम कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, किसी भी तरह की कोई सामग्री अगर बना रहे हैं, तो उसको हम प्रिंट के अनुसार बना रहे हैं। कई जो अभी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, मैंने पाया कि हम एक प्रेस रिलीज बनाते हैं, जैसे DIPR एक प्रेस रिलीज तैयार करता है और उसको उसी रूप में हम यूट्यूब पर डाल देते हैं, उसको उसी रूप में हम इंस्टाग्राम पर भी डाल देते हैं और वैसा ही उसको फेसबुक पर भी प्रमोट कर देते हैं। जबकि इन तीनों चारों मीडिया की अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो वहां पर इस समय 30 सेकेंड्स की रील, आज ये एक इंटरनेशनल स्टडी है कि स्पोकन वर्ड जो होता है, कोई भी चीज जो हम बोलते हैं या कोई चीज दिखाते हैं, तो किसी भी लिसनर का, किसी भी व्यूअर का जो समय है 45 सेकेंड से ज्यादा कोई भी आदमी एक चीज को नहीं देख रहा है इस समय। आज के समय में हम खुद अपने ऊपर भी इसको लागू करके देख सकते हैं कि किसी भी चीज ने अगर हमको फर्स्ट 10 सेकेंड्स में अट्रैक्ट किया, तो वो वीडियो हम अपने यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है तो उसको हम देखते हैं, अदरवाइज उससे हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें अपने कंटेंट को ऐसा बनाना पड़ेगा कि फर्स्ट 5 सेकेंड में, फर्स्ट 10 सेकेंड में वो जिसको भी हमने भेजा या जिसने भी अपना मोबाइल ऑन किया है, वो उसको अट्रैक्ट कर ले। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि हम कंटेंट पर इस रूप में ध्यान दें कि हम कंटेंट किस मीडिया के लिए बना रहे हैं। अगर हमें कोई चीज यूट्यूब पर भेजनी है, अगर जैसे ये जो हमारी साइट है, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है, हम सारी चीज इस पर डंप करते हैं, यहाँ से हमें चीजों को आगे भेजना है। आगे भेजने के लिए हमारे पास जो सबसे सशक्त जरिया है वो फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है और यूट्यूब है। तो अब अगर हमें कोई सूचना यूट्यूब पर देनी है, तो उसके लिए हमें उसका वीडियो बनाना पड़ेगा। उस वीडियो बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस वीडियो की ड्यूरेशन क्या हो, वो किसी भी रूप में 2 मिनट से ज्यादा ना हो, 1.5 मिनट से ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर हम 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो उसको कोई नहीं देखेगा, 15 मिनट का बनाएंगे कोई नहीं देखेगा। अभी एक हमारे यहाँ प्रैक्टिस भी चलती है कि हम कोई कार्यक्रम करते हैं और उसको 1.5 घंटे का वीडियो उसके बाद यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, और अगर आप देखेंगे तो 3 महीने बाद उसके व्यूज आप पाएंगे 80, 90, 100, इससे ज्यादा नहीं होते। सोशल मीडिया का एक जनरल टेंडेंसी है कि 10% हमको मिलना चाहिए। अगर हमारे 1000 फॉलोअर्स हैं तो कम से कम 100 व्यूज हमारे पास आने चाहिए। इस एक पैरामीटर को अगर हम ध्यान में रखेंगे और उसके अनुरूप काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा फोकस हमें इस बात पर करना चाहिए कि अगर हम फेसबुक के लिए कोई चीज बना रहे हैं, हमें हमारे मन में ये तय होना चाहिए कि ये जो कंटेंट हमें डालना है, इसका टारगेट ऑडियंस क्या है, किसके पास जाना है। अगर मुझे एक प्रेस रिलीज बनानी है तो वो मैं अखबार के रीडर को ध्यान में रख के बनाऊंगा, लेकिन अगर मुझे कोई वीडियो बनाना है तो मैं एक 18 साल से लेकर 65 साल तक के जो एज ग्रुप है उसकी चॉइसेस, उसकी कैपेसिटी और उसके मीडिया को ध्यान में रखकर मैं कोई भी कंटेंट क्रिएट हमें करना पड़ेगा। यही ट्विटर के लिए हमें उसी चीज को, जो कि मान लीजिए 1000 वर्ड्स का कोई प्रेस नोट है, उसको हमें 70 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो ट्विटर पर कारगर होगा। क्योंकि ट्विटर पर 500 शब्द कोई नहीं पढ़ता। ये सब SMS है, एक तरह का शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज हैं। तो इसमें मैसेज को शॉर्ट करना हमें जानना चाहिए कि किस मैसेज को किस तरह से शॉर्ट कर सके। दूसरा, अभी बहुत एक चीज का अभाव हमें लगता है, इन्फोग्राफिक्स हम लोग यूज कम करते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा इन्फोग्राफिक का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे बहुत कम समय में, कम स्पेस में और कम डिजिटल स्पेस में हम ज्यादा इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं अट्रैक्टिव तरीके से। बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि क्रिएटिव जब हम बनाते हैं तो उसमें फोटोग्राफ का स्पेस होता है। हमें कोई अच्छे फोटोग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जो भी चीज हमको, जैसे हमने कोई चीज ट्विटर पर डाली तो हम उसमें एक ग्राफ, एक चार्ट या एक टेबल या एक पिक्चर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डेटा हमेशा ऑथेंटिसिटी देता है लिसनर को, जो व्यूअर होता है उसको। तो मेरा यही आग्रह है आप सबसे
कि DIPR के लेवल पर हम लोग कंटेंट क्रिएशन का एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं कि जहां पर सेंट्रलाइज्ड कंटेंट तैयार हो, जहां पर वीडियो भी तैयार हो जाएंगे, स्क्रिप्ट भी तैयार हो जाएगी, फेसबुक का कंटेंट भी तैयार होगा, ट्विटर के लिए भी छोटे छोटे ट्वीट्स किस तरह से पोस्ट किए जाएं ये, और इंस्टाग्राम की रील्स जो 30 सेकेंड्स होती हैं। तो ये सब हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह सेंट्रलाइज्ड कंटेंट क्रिएशन हो जाए, तो उससे आपको भी सुविधा होगी उसी मैसेज को आगे भेजने में। और हम लोगों को, मैंने सैनी साहब से भी आग्रह किया था कि हम किस तरह से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बना सके ताकि एक दिन में 8 से 10 तरह का कंटेंट हम अपने जो आम जनता है, जो बेनिफिशियरीज हैं, वहां तक पहुंचा सकें। इस दिशा में कुछ काम भी चल रहा है, सैनी जी भी आपको बताएंगे। तो मेरा यही आग्रह है कि हम लोग कंटेंट पर ध्यान दें, ये देखें कि जिसके पास हम कंटेंट भेज रहे हैं उसकी चॉइसेस, उसका बैकग्राउंड अलग अलग तरह का हो सकता है। आज सोशल मीडिया में 10 साल से लेकर 70 साल तक का, 75 साल तक का व्यक्ति मोबाइल को इस्तेमाल करता है और चीजों को देखता है। तो हमें ऐसे कंटेंट के निर्माण की ओर ध्यान देना होगा जो इन सभी को कवर कर ले, जो एक 15 साल के बच्चे की भी समझ में आ जाए और 70 वर्ष के आदमी को भी वो अट्रैक्ट करे। तो ये पहली शर्त है उस सोशल मीडिया पर कि वो चीज हमें अट्रैक्ट करनी चाहिए, हमारा ध्यान उस पर रुकना चाहिए। तो हम इस पर ध्यान दें कि हम उसको कैसे ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट उसके लिए उतना ही जरूरी है। हमें ये भी देखना होगा कि किस क्षेत्र में किस तरह का कंटेंट पॉपुलर हो रहा है। जैसे हो सकता है कि जो हमारा ट्राइबल एरिया है वहां किसी और तरह की डिमांड हो, पश्चिमी राजस्थान में किसी और तरह की डिमांड हो, कौन सी योजना कहां पर ज्यादा जिसकी जरूरत है वहां हम उसको फोकस करें। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से हम अपने कंटेंट को और आकर्षक बना पाएंगे। थैंक यू। Thank you, sir. Now I would like to invite Dinesh Sharma sir for his address. सभी साथियों को नमस्कार एवं स्वागत। राजेश जी ने आज की जो अपना ट्रेनिंग कम इंटरेक्शन जो अपना प्रोग्राम है इसके बारे में तफसील से बताया कि क्या इसका एजेंडा है। मुख्य रूप से 3 फैक्टर्स पे अपन आज बातचीत करेंगे: CMIS, जन कल्याण पोर्टल, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे अनुराग जी ने आपको काफी तफसील से बता दिया, और आज यदि अपन महसूस करते हैं, आप सब लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं इसलिए आपको बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया अपना की फैक्टर है जिसके माध्यम से अपन सरकार की योजनाओं को, सरकार की थीम को, भावनाओं को आम आदमी तक जल्द से जल्द पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा जो अपने सबसे बड़े जो माध्यम हैं CMIS और जन कल्याण पोर्टल, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि मैंने IT का जब से मैं प्रभार देख रहा हूं, मैंने महसूस किया है कि IT की टीम ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम करती है, और आप लोग ही हो जिनके माध्यम से हम हमारा जो भी ऑनलाइन अपडेशन है, CMIS की सारी चीजें हैं वो कर पा रहे हैं। और इस बात को डाउन द लाइन हम समझते हैं, और हाईएस्ट लेवल तक भी इस बात का एक तरह से संज्ञान है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा एक हमेशा से ही कहा है कि नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, चेंज हमेशा होते रहना चाहिए। और उसी कड़ी में हमारी जो कंप्यूटर टीम है, IT टीम है CMO की, इन्होंने CMIS में कुछ चेंजेस किए हैं। जन कल्याण पोर्टल पे अपलोड कैसे करें उस चीज में कुछ और फैक्टर्स जोड़े हैं जो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे ये लोग। मेरा आप लोगों से यही आग्रह रहेगा कि CMIS और जन कल्याण पोर्टल दोनों के माध्यम से अपन बजट घोषणाएं, CM अनाउंसमेंट, CM डायरेक्शंस, CM प्रोग्राम्स, इनकी सूचनाएं आम आदमी तक पहुंचा सकते हैं। जन कल्याण पोर्टल सभी के लिए ओपन है, CMIS केवल ऑफिशियल ओपन है, लेकिन उनके आपस में पॉपअप लिंक्स हैं जिसके माध्यम से जन कल्याण पोर्टल के माध्यम से भी आप CMIS की कुछ जो चीजें हैं जो विजुअली देख सकते हैं। CM साहब ने भी बजट घोषणाओं की रिव्यू मीटिंग में बारंबार ये कहा है। अभी थोड़े दिनों पहले ही सभी सेक्रेटरी लेवल तक के ऑफिसर्स की रिव्यू मीटिंग थी जिसमें ऑनरेबल CM साहब ने इस चीज को कोट किया
कि अपन CMIS को रेगुलरली अपडेट करते रहें, क्योंकि एक ऐसा टूल है जिस माध्यम से हम ये पता रहता है कि जो बजट घोषणाएं सरकार ने की हैं, घोषणाएं करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन दोनों पार्ट साथ साथ चलते हैं। और साहब का विशेष रूप से ये एक तरह से इस बार सिंसियरिटी या उसको कहें कि बड़ा टेकअप है कि कैसे भी ये जो बजट घोषणाएं जो की है उनको ग्राउंड लेवल पे उतारा जाए। इसके लिए पूरी टीम CS मैडम से लेके सेक्रेटरीज और आप लोग सब लोग हम जुड़ रहे हैं और इसी जो अपनी एनर्जी है इसको बनाए रखें। मेरा बस विशेष रूप से आग्रह रहेगा कि CMIS पे आप अपडेट रेगुलरली करते रहें ताकि हमें पता रहे। हम इस चीज को रेगुलरली अपडेट देखते हैं आपके और साहब को सीधा बताते हैं। CM साहब इस चीज को खुद रिव्यू करते हैं, तो आप लोग अपडेट करेंगे तो हमें फर्स्ट हैंड सूचना जल्दी मिलेगी। तो ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखें और बाकी मेरी शुभकामनाएं। आप लोग जिस स्पीड से काम कर रहे हैं इसी स्पीड से काम करते रहें। हम लोग सारे मिलके जो सरकार चाहती है, सरकार की योजनाएं, सरकार के प्रोग्राम्स, इन सबको डाउन द लाइन पहुंचाने में अपना सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।